हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 2 की, जो कि है पुष्पिपाद में लैंगिक जनन। दोस्तों, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि कैलेक्स क्या होते हैं, कराला क्या होते हैं, एंडोशियम क्या है और साथ ही साथ लघु बीजाणुधानी क्या है, उसकी संरचना क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में हम 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है लघु बीजाणुजनन क्या है। दूसरा टॉपिक है चतुष्कों के क्या प्रकार होते हैं, वो दिखने में कैसे हैं। तीसरा टॉपिक है परागपिंड या पॉलिनियम क्या होती है। और चौथा टॉपिक है पोलन किट क्या होती है। दोस्तों, ये चारों के चारों टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लघु बीजाणुजनन की परिभाषा क्या है। क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, से लघु बीजाणु या परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणुजनन कहते हैं। लघु बीजाणुजनन के समय प्रत्येक क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि एक द्विगुणित कोशिका होती है, दोस्तों इसको नोट कीजिएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित, इनको भी नोट कीजिएगा दोस्तों, लघु बीजाणु या परागकण या सूक्ष्म बीजाणु बनाती है। ये चारों सूक्ष्म बीजाणु चतुष्कों यानी टेट्रेड्स के रूप में जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अब सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट को हम देखते हैं। तो ये जो क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है, इसकी जो प्रकृति है वो आपको नोट करनी है। तो इसकी जो प्रकृति है यहाँ पर वो द्विगुणित है। कंपटीशन में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पराग कोश के अंदर निम्नलिखित संरचनाएं द्विगुणित हैं या अगुणित हैं। साथ ही साथ दोस्तों आगे देखिएगा कि यहाँ पर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन की ये विशेषता होती है कि इसके द्वारा बनने वाली संतति में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसी वजह से ये जो नए लघु बीजाणु बन रहे हैं या परागकण बन रहे हैं या सूक्ष्म बीजाणु बन रहे हैं, तीनों का अर्थ दोस्तों एक ही होता है, ये अगुणित होते हैं। साथ ही साथ लास्ट वाला पॉइंट भी देखिएगा, ये चारों जो सूक्ष्म बीजाणु बने वो एक टेट्रेड मैनर में यानी 4 के क्रम में लगे रहते हैं। आइए डायग्राम में समझते हैं हम। यहाँ पर ये जो है क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है, जिसमें एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय क्रिया संपन्न होती है और 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखें, इसकी जो प्रकृति है वो हैप्लॉइड है, जबकि इसकी प्रकृति डिप्लॉइड है। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से दोस्तों। साथ ही साथ जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो 4 सेल्स बनती हैं और ये चारों सेल्स टेट्रेड क्रम में यानी 4 के क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। आइए दोस्तों अगला बिंदु देख लेते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के समय भित्ति निर्माण युगपत यानी साइमल्टेनियस प्रकार से होता है। कंपटीशन में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के समय द्विबीजपत्री पौधों में भित्ति निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम इसको और आगे समझते हैं। अर्थात क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं के केंद्रक के पहले विभाजन के पश्चात कोई भित्ति निर्माण नहीं होता है, जबकि केंद्रक दूसरी बार विभाजित होता है तब भित्ति निर्माण का कार्य होता है। दोस्तों राइट हैंड साइड में इमेज में देखते हैं इसको। पहला जो डिवीजन अभी हमने देखा वो साइमल्टेनियस टाइप का है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कोशिका डिवाइड कर रही है और इस तरीके से ये डिवीजन चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी बाल निर्माण नहीं हुआ है। जब लास्ट में कंप्लीट डिवीजन हो जाता है यानी दोनों म्यूसिस हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में ये जो बाल देख रहे हैं आप, उसके बाद में बाल का निर्माण हो जाता है। उन्हें दोस्तों पॉइंट्स पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, युगपत प्रकार से भित्ति निर्माण के पश्चात बने चारों सूक्ष्म बीजाणु चतुष्फलकी क्रम में, जिसको इंग्लिश में टेट्राहीड्रल कहते हैं, लगे रहते हैं। दोस्तों इस टेट्राहीड्रल की ये विशेषता होती है कि इसमें 4 तो होते ही होते हैं सूक्ष्म बीजाणु, लेकिन जो चौथा सूक्ष्म बीजाणु है वो हमको सामने से दिखाई नहीं देगा। अगला बिंदु देखते हैं। जबकि एक बीजपत्री पौधों में भित्ति निर्माण क्रमानुसार, इसको नोट कीजिएगा, सक्सेसिव प्रकार का होता है। अर्थात क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण का कार्य होता है। आइए डायग्राम में हम इसको समझते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों पहला वाला जब डिवीजन शुरू हो रहा है
तो उसके तुरंत बाद ही जब वो कंप्लीट हो जाता है तो बीच में आप देख रहे हैं बाल निर्माण का कार्य कंप्लीट हो चुका है, यानी भित्ति बन चुकी है और डिवीजन फिर आगे के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद जब सेकंड डिवीजन होता है तब फिर से भित्ति यानी बाल डेवलप हो जाती है। इसमें एक खास बात है कि जो सारे के सारे टेट्रेट्स बनते हैं उनको आप सामने से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों। क्रमानुसार प्रकार से भित्ति निर्माण के पश्चात बने चारों सूक्ष्म बीजाणु एक ही तल में लगे रहते हैं। इस प्रकार के चतुष्क समद्विपार्श्विक क्रम में लगे रहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, आमने सामने से आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक प्लांट है दोस्तों एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, नोट कर लीजिएगा इसको और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस पौधे में दोस्तों 5 प्रकार के चतुष्क देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में असल में कई सारे प्रकार के चतुष्क बनते हैं और सारे के सारे चतुष्क जो है इसमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे परागपिंड की या पॉलिनियम की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और कंपटीशन में ज़रूर आता है, बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत बार आया है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी बताइए, तो उसमें पॉलिनियम लिखा होगा। आइए इसको समझते हैं। यह एक संयुक्त परागकण संरचना है जो कुछ पौधों जैसे मदार, नोट कीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश में इसको कैलोट्रोपिस कहते हैं, वो ऑर्किड आदि में देखने को मिलती है। इसका निर्माण एक परागधानी के सभी परागकणों के जुड़ने से होता है। परागपिंड से एक रॉड की तरह की उभार निकलती है जिसे रेटिनाकुलम या कैडिसिल कहते हैं। आइए दोस्तों डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक परागधानी है और इस तरफ ये दूसरी परागधानी है। प्रत्येक परागधानी से ये रॉड की तरह की यहाँ से यहाँ तक एक संरचना आपको देखने को मिल रही है जिसको कैडिसिल कहते हैं। 2 कैडिसिल हो गई दोस्तों, एक ये हो गई और एक ये हो गई। आइए दोस्तों अगला बिंदु देखते हैं। 2 पास की पराग पिंडों की रेटिनाकुलम एक गहरे रंग की ग्रंथि से जुड़ी रहती हैं जिसे कार्पस्कुलम कहते हैं। डायग्राम में देखते हैं दोस्तों कार्पस्कुलम की स्थिति क्या है। यहाँ पर दोस्तों कैडिसिल के ऊपर देखिएगा, ये जाकर के यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसको हम कार्पस्कुलम कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्पस्कुलम स्वयं वर्तिकाग्र से जुड़ा रहता है। तो आगे जाकर के दोस्तों ये कार्पस्कुलम वर्तिकाग्र से जुड़ा रहेगा। कार्पस्कुलम तथा वर्तिकाग्र को सम्मिलित रूप से ट्रांसलेटर उपकरण कहते हैं। इसको दोस्तों नोट कीजिएगा, कंपटीशन में ये पूछा जाता है ट्रांसलेटर उपकरण में क्या क्या सम्मिलित है। उसमें एक वर्तिकाग्र सम्मिलित है और एक कार्पस्कुलम सम्मिलित है, यानी उसमें परागधानी सम्मिलित नहीं है, परागधानी अलग पोर्शन है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि है पोलन किट। इसकी विशेषता देख लेते हैं। कीट परागित पुष्पों में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, पोलन किट आपको कीट परागित पुष्पों में ही मिलेगी। तो कीट परागित पुष्पों में पराग कणों के ऊपर एक तेलीय तथा चिपचिपी परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। इस परत के कारण ही परागकण विशेष रंग तथा गंध वाले एवं चिपचिपे होते हैं। पोलन किट का निर्माण परागधानी की टेपिटम परत द्वारा साबित पदार्थों से होता है। बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में यही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि पोलन किट का निर्माण किसके द्वारा होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम पोलन किट के कार्यों की। तो पहला कार्य देखते हैं, यह कीटों को कीट परागण के लिए आकर्षित करती है। ये इसका पहला और महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। दूसरा कार्य देखते हैं, पोलन किट के कारण ही परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं। इस कारण यह परागकणों के वितरण में सहायक होती है। चूँकि दोस्तों इसकी नेचर चिपचिपी है, इसी वजह से कीट जब भी पौधे पर आते हैं, पुष्प के ऊपर बैठते हैं, तो वहाँ पर परागकण उसके पैरों पर चिपक जाते हैं। परागकणों को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये इसकी एक और विशेषता है कि आप जानते हैं पेड़ पौधे जो है वो धूप में ही रहते हैं और वहाँ पर पराबैंगनी किरणें इजीली आती हैं ऊपर से, सूर्य के पास से, तो उनसे बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 4th नंबर देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बीजाणु दबिड़ स्वबंधिता में भाग लेती है। आइए दोस्तों डायग्राम में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको ये पोलन किट यहाँ दिखाई देगी। दोस्तों स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये जो लेयर है ये कौन सी वाली लेयर है, ये एक्साइन है, तो विशेष रूप से ये एक्साइन में ही मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में शुरू में बताए गए सारे टॉपिक्स को
अब अध्ययन कर लिया है और आशा करता हूँ मैं कि आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से अब लिख पाएंगे एग्ज़ाम्स में। इसी के साथ मैं आपसे पुनः सब्सक्रिप्शन के लिए कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। सभी को मेरा नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।